नागिन बहू की कहानी। ये कहानी है विमला के घर की। एक दिन विमला का बेटा राकेश एक लड़की को लाकर बोलता है, देख माँ, तेरी बहू आ गई। मैंने कहा था ना, एक दिन मैं तेरे लिए अच्छी सी बहू लेकर आऊँगा और तू मानती ही नहीं थी। देख आज मैं कितनी सुंदर बहू लेके आया हूँ। अरे हो गया तेरा। तू ले तो आया बहू, लेकिन मेरे अरमानों का क्या? मैंने तेरे लिए जो इतने अरमान सजाए रखे थे उन पे तो तूने पानी फेर दिया, और तू जाने कहाँ से मुंह उठाकर इसे उठा लाया। अब मेरी इज्जत का क्या होगा? मैं क्या कहूंगी कि मेरा बेटा कैसी ऐरी गैरी लड़की से शादी कर लाया है। बेचारा चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन विमला का गुस्सा सर पर चढ़ जाता है। वो कहती है, चले जाओ अब मेरे सामने से, मुझे अभी तुम लोगों से कुछ बात नहीं करनी है। जब विमला वहां से चली जाती है, तुम परेशान ना हो, मेरी माँ इतनी भी बुरी नहीं है कि तुम्हें स्वीकार न करें। मुझे पता है कि वो एक ना एक दिन तुम्हें ज़रूर स्वीकार करेंगी। मैं उनकी आदत से वाकिफ़ हूँ। वो तुमसे ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकती। तुम उनकी खूब सेवा करो, एक ना एक दिन वो तुम्हें ज़रूर स्वीकार करेंगी। अब जाकर तुम आराम कर लो, थक गई होंगी। और तुम्हें घर की जिम्मेदारियां भी तो संभालनी हैं और मेरी छोटी बहन का भी ख्याल रखना है। जाकर अब तुम आराम कर लो। अगली सुबह राकेश की बहन प्रीति पल्लवी से कहती है, भाभी आप परेशान मत हो, मुझे मालूम है माँ आपसे नाराज़ है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। माँ अब तुमसे ज़्यादा दिनों तक नाराज़ नहीं रह पाएंगी, क्योंकि अब तुम हमारे ही घर का हिस्सा बन चुकी हो। भाभी क्या तुम हमारे लिए कुछ खाने के लिए बना देंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और माँ जी की भी दवाइयाँ देनी है, इसीलिए आप खाने के लिए बना दें। मैं माँ जी की दवाइयाँ उनको देकर आती हूँ, और हाँ, थोड़ी सी खाना अपने लिए भी बना लेना, क्योंकि मुझे मालूम है आपने कुछ नहीं खाया है। बेचारी पल्लवी फिर सारे घर की साफ सफाई में लग जाती है। उसे अपनी माँ को खुश करना था, क्योंकि उसके ऐसे आने की वजह से विमला बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। उसे खुश करने की कोशिश में वो दिन रात लगी रहती। एक दिन विमला ने अपने घर में सांप देखा, जिसे देखकर विमला चौंक गई और बहुत ज़्यादा डरने लगी। विमला की तो जैसे हालत ही ख़राब हो गई। विमला कहती है, अरे मेरे घर में सांप कहाँ से आया? मेरा घर कोई जंगल में तो नहीं जो ये सांप वहाँ से आ गया हो? आखिर ये घर में आया कहाँ से? मेरे तो बच्चों को भी खतरा है। मुझे तो तुरंत ही पंडित जी को बुलाना होगा और वही कुछ बताएंगे। आखिर ऐसा क्या वजह पड़ गई कि मेरे घर में सांप आ गया, और वो भी इतना बड़ा, इतना काला नाग। ये देखकर विमला तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, और वो फौरन ही पंडित जी को बुलाने का फैसला करती है। पंडित जी को फ़ोन करने के लिए विमला अब अपने अपने घर की बैठक में आती है। वो फौरन ही पंडित जी को बुला लेती है। उधर पंडित जी भी जल्द से ही आ जाते हैं। विमला पंडित जी से कहती है, महाराज आज मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा बड़ा और काला सांप निकल आया, मैं क्या करूं? पंडित जी कहते हैं, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं विमला बहन, मैं तुम्हारे यहाँ नाग देवता की पूजा करा देता हूँ, फिर जो भी होंगे वो सब तुम्हारे घर से निकल जाएंगे। लेकिन तुम्हें इस बात का खास ख्याल रखना है, जब तक तुम्हारे घर में है वो सांप है तो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को सतर्क रहना होगा। बेचारी विमला ये सुनकर तो और ज़्यादा डर जाती है। पंडित जी कहते हैं, मैं हवन की तैयारी करूँगा। विमला कहती है, पंडित जी ये हवन आप जितनी जल्द से जल्द हो सके उतनी जल्द रख लें, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे परिवार पे कोई खतरा आए। आप हवन की तैयारी कीजिए, मैं भी घर में सबको बता दूंगी हवन के बारे में। फिर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन अगले दिन जब प्रीति अपनी भाभी पल्लवी के कमरे में आती है, तो वो कुछ ऐसा देखती है जिसके देखते ही इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पल्लवी अचानक से सांप में बंध जाती है। उसका ये रूप देखकर तो जैसे प्रीति की जान ही हलक में अटक गई हो।
वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और सोचने लगती है मेरी भाभी एक नागिन है। ये तो एक इंसान थी, क्या मेरे भाई की शादी सच में एक नागिन के साथ में हुई है? वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो फ़ौरन ये बात अपनी माँ को बताने का फैसला करती है। वो भागी-भागी अपने माँ के पास आती है, जिसको देखकर विमला भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जब प्रीति अपनी माँ के पास पहुँचती है तो अपनी माँ से कहती है, माँ तुम्हें पता है क्या भाभी एक नागिन है? मैंने उन्हें अपनी आँखों से अपने उनके कमरे में साँप बनते हुए देखा है। जिसे देखकर विमला चौंक जाती है। प्रीति कहती है, माँ मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने सच में उनको एक नागिन के रूप में बनते देखा है। मैं उनके कमरे में गई थी जब तक वो ठीक थी, फिर अचानक वो एक सांप में बदल गईं। माँ अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। फिर अगले दिन भी प्रीति अपनी माँ को यही यकीन दिलाने की कोशिश करती है। इस पे विमला कहती है, प्रीति तू पागल तो नहीं हो गई? माना मैं पल्लवी से नाराज हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू उसके बारे में अनाप शनाप बातें करे और मैं तेरा यकीन मान जाऊँ। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बहू बिल्कुल पूरी तरीके से इंसान है और आइंदा ऐसी हरकत करने की कोशिश नहीं करना। बेचारी प्रीति चुपचाप सुनती रहती है, लेकिन फिर भी विमला को अपनी बेटी पर थोड़ा थोड़ा यकीन था, तो वो अपनी बहू पल्लवी पर नजरें गड़ाई रहती है और सोचती है क्या ये सच में एक नागिन है या मेरी बेटी को वहम हुआ है। लेकिन मैं प्रीति की बात को नज़रअंदाज भी तो नहीं कर सकती, मैं इसके बारे में जानती ही क्या हूँ अभी। जब प्रीति अपनी माँ को पल्लवी के कमरे में लेकर जाती है तो पल्लवी जो अपनी आंखों से देखती है उसे खुद विश्वास नहीं होता, क्योंकि पल्लवी पल भर में ही एक नागिन का रूप ले लेती है। जिसे देखकर विमला के तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। उसको यकीन ही नहीं होता कि उसकी बहू एक नागिन है जिसे उसका बेटा ब्याह कर लेके आया, वो एक इच्छाधारी नागिन। उस पे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और सोचती है ये वही नागिन है। फिर वो अपने बेटे को तुरंत बताती है, बेटा तुम्हारी बहू नागिन है। राकेश कहता है, माँ ये तुम कैसी बातें कर रही हो? पल्लवी और एक नागिन? माना तुम मुझसे नाराज हो माँ, लेकिन तुम ऐसा तो नहीं कह सकती। अरे बहुत हुआ तेरा, तू यकीन नहीं मान रहा? तू उस लड़की के जादू में ऐसा फंस चुका है बेटा कि तेरे को कुछ अच्छा बुरा समझ ही नहीं आ रहा। मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने खुद उसे अपनी आंखों से नागिन बनते देखा है। यहाँ तक कि प्रीति ने भी उसे अपने आंखों से नागिन बनते देखा था, पर मैंने विश्वास नहीं किया था। लेकिन जब मैं अपनी आंखों से देख के आ रही हूँ तो मुझे अब पूरी तरीके से यकीन हो गया है कि वो तुझे क्यों फांस कर लेकर आई थी। अगर तुझे यकीन नहीं आता तो तू खुद उससे पूछना वो आखिर है कौन और तुझे कहाँ से मिली। अगर जब वो अपने मुंह से सच्चाई बताएगी तो ही तुझे मेरी बातों पर यकीन होगा, वरना तुझे यकीन नहीं आएगा। फिर अगले दिन राकेश पल्लवी से पूछता है, मेरी माँ ने बताया कि तुम एक नागिन हो, तुम सबके सामने बताओ कि ये सब गलत बात है। ये मेरी माँ का वहम है ना पल्लवी? तुम एक इंसान हो, कोई नागिन नहीं। पल्लवी सोचने लगती है और फिर कहती है, माँ जी सही कह रही हैं, मैं एक इच्छाधारी नागिन ही हूँ। पल्लवी पल भर में अपना रूप बदल के सबके सामने आ जाती है, जिसे देखकर राहुल तो मानो जैसे टूट ही जाता है। पल्लवी कहती है, मैं आपको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, ना ही मेरा मकसद इस घर के किसी भी सदस्य को नुकसान पहुंचाना था। मैं तो आपसे बस प्रेम करती थी, इसीलिए इंसान का रूप लेकर इस घर में आपके साथ शादी कर कर आ गई। लेकिन यकीन जानो मैंने आपको कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ ये सच है कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ तो सबको नुकसान पहुंचाऊं। मैं सच में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मुझे पता है आप मेरी बात का अविश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए मैं अब ये घर छोड़कर जा रही हूँ। जब पल्लवी घर से बाहर निकल आती है तो कहती है, क्या मैं इन्हें सच में एक नुकसान पहुंचाने आई थी?
ये लोगों को मेरा यकीन क्यों नहीं हो रहा। लगता है अब मेरा इन लोगों के साथ यहीं तक था। अब मुझे अपना सफ़र अकेले ही तय करना होगा।